चैत्रिका के नाखून सफर्त के सुंदर हाथ में चुभ गए। फिर भी उसके गले से एक भी शब्द नहीं निकला। इसके बजाय वह चैत्रिका को गले लगाते हुए बिस्तर की ओर चलने लगा। चैत्रिका की छाती धड़ाम की आवाज से कांप उठी। वह धीरे से चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? दूतावास ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चैत्रिका को बिस्तर के एक तरफ बैठा दिया और उसकी ओर झुक गया। उसने तीखी निगाहों से उसकी ओर देखा और नशे में डूबे स्वर में कहा, क्या तुम डर रही हो चैत्रा? यदि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो मैं 3 कदम बढ़ाऊंगा। तो शांत रहो, मेरे सिर में दर्द होता है। मैं सो जाऊंगा। तो फिर तुम सो जाओ, मैं नीचे जाता हूं। नहीं, सफर्त ने कठोर स्वर में मना कर दिया, अपना सिर चैत्रिका की गोद में रख दिया और आंखें बंद कर ली। चैत्रिका अचानक फूट फूट कर रोने लगी। कुछ सेकंड के बाद उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह खुद ही सफारत के घने बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। वह भी अपना माथा सहलाने लगा। चैत्रिका सफारत के चेहरे को मुग्ध दृष्टि से देखती है। सफारत शायद सो गया होगा। उसकी आंखें बंद हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, एक व्यक्ति कितना बदल जाता है। मेरी किशोरावस्था में जो मित्रता हुई थी, उसका परिवर्तन आज पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली है। चैत्रिका की मानसिक पीड़ा पल पल बढ़ती जा रही है। मैं सफारत की दाढ़ी को सहलाना चाहता हूं और उसके गोरे गाल को चूमना चाहता हूं, लेकिन मुझे काफी शर्म और डर भी महसूस हो रहा है। अगर सफारत को पता चल गया तो क्या होगा? पकड़ा जाता है। चैत्रिका तुरंत अपने आप को एक वयस्क लड़की कहती है। वह अपने पति को छूने से भी क्यों डरती थी? अपने हृदय में साहस जुटाते हुए चैत्रिका ने सोए हुए सफर्त के गाल पर अपने कोमल होठों से एक गहरा भावुक चुंबन दे दिया। अचानक मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी धारा दौड़ गई। बिना समय बर्बाद किए वह उसकी नींद का फायदा उठाता है और सफारत के माथे को चूम लेता है। क्या अपने पति का माथा चूमने से आपको शांति का अनुभव होता है? चैत्रिका अपना मन बना लेती है और चाहे कुछ भी हो, वह सफारत के माथे को नियमित रूप से चूमने का निर्णय लेती है। चुपचाप उसने अपने होंठ फैलाए और सफारत के बालों को फिर से सहलाया। कुछ घंटे बीत गए। इस बार चैत्रिका की अपनी आंखें जलने लगी हैं। उसने तकिए पर अपनी पीठ टिका ली, गर्दन को ऊपर उठाया और सिर को तान दिया। नींद आंखों के गड्ढों को भर देती है। आंखें बंद करने के कुछ मिनट बाद ही मुझे अचानक नींद आ गई। उसने स्वयं को बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ पाया। कोई दूतावास नहीं। क्या तुम जाग गए हो? चैत्रिका ने अपने कपड़े ठीक किए, घूंघट कसकर खींचा और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। जैसे ही मैंने अपनी अविचलित दृष्टि चारों ओर घुमाई, शौचालय से पानी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। चैत्रिका बिस्तर पर बैठ गई और सफारत का इंतजार करने लगी। कमरे की दीवार पर लगी बड़ी दीवार घड़ी को देखकर, जो काफी जगह घेरे हुए थी, मैंने पाया कि दोपहर के 1 बजे बज रहे थे। चैत्रिका के सिर पर हाथ रखो। उस सुबह यहां आने के बाद से अब तक कितना समय बीत चुका है। इसीलिए वे कहते हैं, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। कमरे में लगे काले पर्दे हल्की हवा में उड़ रहे हैं। उस समय तो चैत्रिका ने घबराहट के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसने पूरे कमरे में नजर घुमाई। कमरे का सारा फर्नीचर काला है। सब कुछ, एयर कंडीशनर शुद्ध सफेद है। यहां तक कि बाहर की गर्म दोपहर में भी कमरे में ताजी हवा आती रहती है। परिणाम स्वरूप चैत्रिका को लगा कि केवल एसबड़ी ही चालू रखकर अनावश्यक रूप से कुछ भी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। केवल गरीबी में रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं कि गरीबी में जीवन कितना कठिन और कष्टदायक होता है। वह सोफे पर एसबड़ी का रिमोट देखता है। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और एसबड़ी बंद कर दिया। सफारत तेज बुखार के 1 घंटे बाद स्नान से बाहर आया। एक लंबा टॉसलर पहना जाता है। कमर से लेकर गर्दन तक सब कुछ दिख रहा है। चैत्रिका की छाती और पेट जोर से उछले। यह पहली बार था जब उसने सफारत को नग्न अवस्था में देखा था। आपके पेट में गुदगुदी कैसी हो रही है? मेरे पैरों की ताकत खत्म हो रही है और वे सुन्न हो रहे हैं। गला सूखना। सफारत ने चैत्रिका की ओर देखा, अलमारी से एक ग्रे शर्ट निकाली और पहन ली। दर्पण के सामने खड़े होकर उसने चैत्रिका से कहा, चैत्री इधर आओ। हाँ, मेरे पास आओ। चैत्रिका कांपती कमजोर टांगों पर खड़ी होकर पास आए। सफारत दर्पण से दूर होकर चैत्रिका की ओर मुड़ा। उसने चैत्रिका के पूरे शरीर को सिर से पैर तक देखा। चैत्रिका को ऐसी घटना से सदमा लगा। ये रुक गया। अमाता ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों कांप रहे हो? मैं क्यों कांपूं?
मैं बिल्कुल भी नहीं कांप रहा हूं। लेकिन चैत्रिका की आवाज में कंपन स्पष्ट है। सफारत ने भौहें उठाई। वह बहुत आत्मविश्वास से आगे बढ़े, चैत्रिका के बहुत करीब। चैत्रिका उसके मजबूत सुदृढ़ शरीर से उसके नथुनों में प्रवेश करने वाली तीव्र सुगंध से मदहोश और मदहोश होती जा रही थी। जैसे ही वह पीछे की ओर गिरने लगता है, सफारत उसे अपनी छाती पर खींच लेता है। उसने अपना हाथ चैत्रिका की झुकी हुई ठोड़ी पर रखा और उसका शर्मिंदा चेहरा ऊपर उठाया। शांत स्थिर चैत्रिका। अचानक सफरत की नशीली नजर मेरी आंखों में चुभ गई। वह उसकी भूरी आंखों की सुंदरता से मदहोश हो रहा है। खाली हाथ आकर उसने तुरंत दूसरी ओर देखा। सफरत ने अपना हाथ उसकी ठोड़ी पर रखा और चैत्रिका का चेहरा फिर से अपने सामने कर लिया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तुम बार बार पीठ क्यों फेर रहे हो? क्या अब तुम्हें मुझे अपना मुख दिखाने की मनाही है? चैत्रिका चिंतित और उत्सुक होकर जवाब देती है, नहीं नहीं, इसे प्रतिबंधित क्यों किया जाना चाहिए? तो फिर तुम मुझसे अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हो? चैत्रिका चुप है। सफरत ने चिढ़कर कहा, दूर जाकर शादी करो तो भी चैन नहीं मिलता। मैं अब अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता था। जैसे ही चैत्रिका ने ये शब्द सुने, सफरत ने उसके सूखे पतले होठों को पकड़ लिया और उन्हें आपस में दबा दिया, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती। चैत्रिका अचानक चौंक गई और अवाक रह गई। छाती की नाड़ी अचानक असामान्य हो जाती है। हर नस, हर दरार में एक सिहरन सी उठती है। दूतावास का स्पर्श और अधिक तीव्र होता जा रहा है। अंधेरा बढ़ रहा है। चैत्रिका और सफरत दोनों ने अपने जीवन में पहली बार इस भावना का अनुभव किया। जैसे ही सफरत ने उसकी कमर पर दबाव डाला, चैत्रिका ने उसकी गर्दन पकड़ ली। सहमति मिलने के बाद सफरत होठों से और भी ज्यादा नशे में आ गई। चैत्रिका की आंखें अचानक चमक उठी। अपने पैर ऊपर उठाकर उसने सफारत की गर्दन पकड़ ली और उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक की आवाज उसके कानों तक पहुंची, सफरत चैत्रिका से चला गया। वह बहुत परेशान था। वह बुदबुदाया, पत्नी ने बस एक कदम आगे बढ़ाया और बाकी लोग परेशान हो गए। चैत्रिका ने सफरत की बातें झुंझलाहट और हल्के गुस्से से मिश्रित बहुत स्पष्ट रूप से सुनी। वह शर्मीली थी और एक तरफ झुकी हुई थी। आंतरिक जगत के ढोल की धड़कन कभी नहीं रुकती। दरवाजा खुलते ही मीना बोली, साहब, मेरी भाभी की माँ और बहन आ गई हैं। दिहान सर भी आए हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। तुम जाओ। क्या माँ और मीन यहाँ है? चलो नीचे चले। सफरत ने चैत्रिका के चेहरे की ओर कठोर दृष्टि से देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वाह, मैं देख रहा हूं कि आप घर जाने की बड़ी जल्दी में हैं। चैत्रिका का चेहरा पीला और पीला पड़ गया। क्या सचमुच इतनी जल्दी है? चैत्रिका का हृदय अहनिश सफरत के आलिंगन में बंधने को तरसता है। लेकिन मां के विचार, मीन के विचार मेरे मस्तिष्क पर आक्रमण करते हैं। वे उनके बिना कैसे जीवित रहेंगे? वे अकेले कैसे काम चलाएंगे? ये विचार आजकल बहुत आम है। सफरत ने गहरी सांस ली और कहा, चलो चले। फहमीदा और मीन सोफे पर बैठे हैं। उनके सामने सूफिया बेगम और प्रियंती बैठी हैं। दिहान एक तरफ बैठ जाता है और दूतावास के आने का इंतजार करता है। प्रियंती की मां तो उनके करीब भी नहीं आई, क्योंकि वह मिशन के आनंद में शामिल होने को तैयार नहीं है। फहमीदा को लगा कि इतने बड़े परिवार के सामने वह असहज महसूस करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूफिया बेगम मुस्कुरा रही है और गंभीर स्वर में बोल रही है। सामने की मेज पर विभिन्न प्रकार के नाश्ते। दिहान ने सेब का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला और मीन की ओर देखा। लड़की कॉलेज से आने के तुरंत बाद यहां वापस आ गई, आंखों में थकान का एक निशान। दिहान ने प्रियंती की ओर देखा और कहा, प्रियंती, क्या तुम्हारे घर पर ग्लूकोज है? क्या वहां है? भाई, क्या तुम खाओगे? अरे नहीं, सफरत की भाभी थकी हुई लग रही है। मुझे लगता है कि एक गिलास ग्लूकोज पानी उसके लिए अच्छा रहेगा। मीन की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। दिहान ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसके सामने लोग खड़े थे। यह आदमी आजकल उसे बहुत परेशान कर रहा है। उसे प्रतिदिन कॉलेज ले जाना और वापस लाना, उसकी टांग खींचना उसकी दिनचर्या बन गई है। हालांकि मीन ने एक बात नोटिस की है, चाहे दिहान उसे कितना भी परेशान करे, इन सबके बीच भी उसके लिए एक छिपी हुई चिंता है। दिहान को जल्दी ही अपनी उदासी, बीमारी और बाकी सब चीजों का कारण समझ में आ जाता है। एक नौकर ग्लूकोज मिला पानी पीकर गुजरता है। अब वह बहुत तरोताजा महसूस कर रहा है।
यात्रा तीव्र गति से शुरू हुई। चैत्रिका उसके पीछे गई। लड़की अत्यधिक परेशानी से पीड़ित है। उनकी परेशानी का कारण दूतावास है। उसे इतने दिनों तक कमरे में बंद रखने की क्या जरूरत थी? फहमीदा ने लड़की को देखा और उसे धीमी आवाज में अपने पास बुलाया। सफारत दूतावास में गया और दीहान के बगल में बैठ गया। फहमीदा ने पूछा, आप कैसे हैं? अच्छा, आप कैसे हैं? यह अच्छा है। सफरत ने और कुछ नहीं कहा। फहमीदा को कहने के लिए और कुछ नहीं मिला। यह लड़का इतना गंभीर है कि किसी को पहले से कुछ कहने को नहीं मिलता। सूफिया बेगम ने कहा, अब मुद्दे पर आते हैं। चूंकि विवाह हो चुका है, मैं चाहता हूं कि चैत्रिका कल अपने पति के परिवार के पास उसके घोंसले में आ जाए। चैत्रिका चौंक गई। क्या उसे अपनी मां और मीम को पीछे छोड़ना पड़ेगा? फहमीदा को दुख होता है। वह चैत्रिका के खुशहाल परिवार को देखना तो चाहता था, लेकिन अपनी बेटी को अलविदा कहने के विचार से ही उसकी सांस फूल रही थी। फिर भी सूफिया को बेगम की बात माननी पड़ी। तो फिर चलो कार्यक्रम की तारीख तय करते हैं। सफरत की गंभीर तीखी आवाज ने सूफिया बेगम के शब्दों का मजाक उड़ाया। कोई समारोह नहीं होगा दादी। परसों मैं जाकर अपनी पत्नी को ले आऊंगा। किसी समारोह की आवश्यकता नहीं है। चैत्रिक की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। अब उनमें प्रदर्शन करने की क्षमता है। सफरत अपनी अति स्वाभिमानी सौतेली बहन चैत्रिका से कोई मदद नहीं लेगा। वह ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए घटना को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब सूफिया बेगम कुछ कहने लगी तो उन्होंने फिर कहा, मेरे परिवार वाले चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन कोई समारोह नहीं होगा। मेरी पत्नी, मैं शादीशुदा हूं। दूसरों का क्या? दूतावास की खबर सुनकर सभी के चेहरे पर आश्चर्य और हैरानी झलक रही थी। फहमीदा अब अपनी बेटी के लिए चिंतित है। सफारत उस लड़की के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती है। जहां चैत्रिका शांत है, वहीं सफारत गंभीर, मुखर और भावुक है। सफारत सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने मीना से सबके लिए दोपहर का भोजन तैयार करने को कहा। फहमीदा ने तुरंत कहा कि वे खाना नहीं खाएंगे। फिर भी ये आपत्तिजनक शब्द दूतावास तक नहीं पहुंच सके। उन्हें बैठकर खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सफरत चैत्रिका के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। प्रियंती के पिता और माता आए। सूफिया बेगम फहमीदार ने उनका परिचय कराया। वह न चाहते हुए भी फहमीदा से बात करता है। हालांकि चाची पहले तो बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पति की खातिर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रियंती के पिता को यह बात समझ में आ गई है कि दूतावास से उनकी जितनी दूरी बढ़ेगी, उन्हें जेल से बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होगा। सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। जैसे ही मीना ने चैत्री की प्लेट में एक बड़ा झींगा रखा, सफारत ने उसे उठाकर एक कटोरे में रख दिया। चैत्रा को एलर्जी है, उन्होंने आदेशात्मक स्वर में कहा। उन्हें झींगा मत दो। फहमीदा और मीन चैत्रिका के प्रति सफारत की देखभाल देखकर बहुत खुश हुए। जो भी हो, जब बात चैत्रिका की आती है तो लड़का बहुत ज्यादा अधिकार जताता है। चैत्रिका बालों के छोटे छोटे टुकड़े अपने मुंह में ठूस रही है। जैसे ही सफारत कुछ खाना लेने के लिए जाने वाली थी, जरीन और उसकी मां, जो उसकी परदादी थी, मुख्य द्वार से अंदर आ गई। सफरत ने चम्मच प्लेट पर फेंक दिया। चम्मच जैसे ही ऊपर से नीचे गिरा, उसने जोरदार आवाज की। सफरत ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, एक पागल को अलविदा कहे बिना ही दूसरा पागल अंदर ले आया जाता है। जैसे ही चम्मच की खटपट की आवाज उसके कानों तक पहुंची, चैत्रिका ने सफारत की तीखी पैनी निगाहों का अनुसरण करते हुए सामने देखा। जेरिन और गोरी त्वचा वाली एक स्वस्थ महिला ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। वह तेज आवाज के साथ उनकी ओर आ रहा है। चैत्रिका को जेरिन का अचानक आना पसंद नहीं आया। अचानक मुझे उस दिन की संध्या याद आ गई। जेरिन उसे कितना परेशान करना चाहती थी। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो चैत्रा? रक्त लाल स्वर में प्रश्न सुनकर चैत्रिका को थोड़ी घबराहट हुई, बस थोड़ी सी। उसने आश्चर्य भरी निगाहों से दूतावास की ओर देखा। सफारत इस दृष्टि का अर्थ समझता है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पलके झपकाना बंद करो और खाओ चैत्रा। आप खाना ठंडा कर रहे हैं और ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि कौन आ रहा है। अपना भोजन आराम से समाप्त करें। चैत्रिका की भौहें सिकुड़ गईं। बहुत कम लोगों ने सफारत जैसी तटस्थ अभिव्यक्ति वाला व्यक्ति देखा है। चेहरे पर मुस्कान लिए जरीन और उसकी मां खाने की मेज के सामने आईं। सूफिया बेगम अपनी बेटी और पोती को इस समय यहां देखकर बहुत आश्चर्यचकित थीं।
जब उसने कुर्सी से उठने की कोशिश की तो जेरिन की मां मौसमी ने उसे रोक दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, उठने की कोई जरूरत नहीं है मां। मुझे नहीं लगता कि आपने खाना खाया है आंटी। कृपया बैठो और हमारे साथ चलो। सफरत ने अजीब सी हंसी के साथ कहा। मौसमी ने एक कुर्सी खींची और अपनी बेटी के साथ बैठ गई। जरीन ने सफरत की नजरों से बचते हुए चैत्रिका की तरफ देखा। अदृश्य अदृश्य। उसकी आंखों और चेहरे पर बहुत गुस्सा झलक रहा था। इस लड़की की वजह से उसे 2 बार दूतावास के सामने अपमानित होना पड़ा। चैत्रिका को देखते ही जरीन के मन में उसे मार डालने की इच्छा जाग उठी। खाना खत्म करके मौसमी और जरीन सबके साथ ड्राइंग रूम में आई। फहमीदा पहले ही समझ चुकी थी कि मौसमी सफरत की बड़ी बहन है। सूफिया बेगम ने अपनी बेटी का भी परिचय कराया। फहमीदा ने आगे बढ़कर पूछा, कैसी हो? मौसमी ने एक नजर तिरछी डाली। उसने फहमीदा की बात का जवाब भी नहीं दिया, बल्कि अपनी पीठ फेर ली। चैत्रिका और मीम के साथ फहमीदा भी इस बात से काफी परेशान हो गई। सूफिया और प्रियंती सबके चेहरे देखकर दंग रह गईं। सूफिया बेगम ने सोचा नहीं उसकी बेटी भी ऐसा ही व्यवहार करेगी। तभी राजदूत की क्रोधित, तीखी, गंभीर आवाज सुनाई दी। किसी की बात का जवाब न देना असभ्यता मानी जाती है। क्या आप आंटी को शिष्टाचार नहीं सिखा सकती दादी? या फिर उन्होंने आपकी दी हुई शिक्षा को पार कर लिया है और उच्च शिक्षित की उपाधि प्राप्त कर ली है? सफारत की आवाज में गुस्सा और रोष। एक क्षण में मौसमी के चेहरे और भाव पर काला अंधेरा छा गया। उसने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ। जिस व्यक्ति से आपने बात नहीं की वह मेरी सास है। वैसे तुमने ये कैसे सुना? क्या शब्दों को आपके कानों तक पहुंचने में समय लगता है? अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो समय का सवाल ही नहीं उठता। सफारत ने प्रियंती की मां की ओर देखते हुए कहा। यह सुनकर चाची ने अपना चेहरा लगभग छिपा लिया। उसने मौसमी बेगम को फोन करके सारी बात बताई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सूफिया बेगम सफारत की शादी जरीन से करने का वादा करके चैत्रिका जैसी निम्न परिवार की लड़की को अपनी पोती के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती है। उन्होंने आग में घी डालने का काम बहुत कुशलता से पूरा किया है। क्या बाहर लोगों के सामने इस तरह नहीं कहना ठीक नहीं है? बाहर कोई नहीं है। मेरी सास, पत्नी और साली सभी मेरे रिश्तेदार हैं। उसके लिए खेद है, भले ही हम खून के रिश्तेदार थे फिर भी आप वह व्यक्ति नहीं हो सकते थे। ऐसा लगता है कि फहमीदार को मौसमी की यहां मौजूदगी पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, हमें अब वापस जाना होगा। आप परसों जाएंगे? चलो आज आते हैं। सूफिया बेगम ने बिना पूछे ही सहमति दे दी, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उनके सामने किसी भी तरह का पारिवारिक आनंद हो। सफरत ने आंसू भरी आंखों से चैत्रिका के चेहरे को देखा। लड़की बिल्कुल गुड़िया की तरह खड़ी है। फहमीदा ने सभी को अलविदा कहा। चैत्रिका सफरत के पास गई और धीरे से बोली, आइए। सफरत ने उसकी इस छोटी सी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने फहमीदा के साथ संक्षिप्त बातचीत की और जल्दी से ऊपर चले गए। चैत्रिका रुक गई, फिर उसने उसे खा लिया। यह व्यक्ति कह रहा था कि थोड़ी देर पहले उसकी चाची ने उसकी बातों का जवाब न देकर अशिष्टता की थी, लेकिन अब वह खुद कुछ नहीं बोला। बेशक उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ कहा, आओ छोटे। मुझे लगता है राजदूत ने यह छोटी सी बात नहीं सुनी, या फिर वह भी असभ्य है। जैसे ही मैं बाहर निकलकर कार में बैठा, मेरी नजर स्वतः ही दूतावास की बालकनी पर चली गई। राजदूत रेलिंग पर दोनों हाथ रखकर क्षितिज की ओर देखते हुए खड़े हैं। नजर स्थिर है। ठंडी हवा चैत्रिका के पूरे शरीर को छू रही है। किसी कारण से ऐसा लगता है कि सफारत को उनका जाना विशेष रूप से पसंद नहीं है। चैत्रिका ने अपनी आंखें फेर ली और जल्दी से दिहान की कार में बैठ गई। मौसमी गुस्से से आग बबूला हो रही है। जरीन भावशून्य बैठी अपनी मां और दादी की गतिविधियों को देख रही है, क्योंकि वह पहले ही उबलते तेल में पानी डालने का काम कर चुका है। अब तो बस उठकर चलने का समय आ गया है। थोड़ी देर पहले जरीन सूफिया बेगम के कमरे में आए और उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वह सफारत से भी प्यार करता है। वह रोती रही और कहती रही कि वह सफारत के बिना नहीं रह सकती। सूफिया बेगम ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। उसने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और अपनी आवाज में उदासी के भाव के साथ कहा, देखो क्या हुआ है। मैं जेरिन सफारत की पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन उसकी अपनी इच्छाएं और राय हैं।
वह कभी भी हम पर निर्भर नहीं था, इसलिए हम उस पर कोई राय नहीं थोप सकते। माँ, उसके सामने फिर से अपने आप को बुरा साबित मत करना। यह मत भूलिए कि आज आप उन्हीं की वजह से ऊंचे स्तर पर चल पा रहे हैं। अगर सफारत ने अपने दामाद को उसके व्यापार में पैसे से मदद न की होती तो आज तुम्हें अपने बच्चों के साथ सड़कों पर आना पड़ता। इसलिए जो हुआ उसे स्वीकार करो। मैं जेरिन की शादी बहुत अच्छी जगह करूंगा। मौसमी बेगम ने एक क्षण सोचा। यह सच है कि दूतावास के कारण ही उन्हें आज सड़कों पर नहीं उतरना पड़ा। लगभग 2 वर्ष पहले उसके पति के व्यापार में भारी घाटा हुआ। वह बैंक से लिया गया ऋण भी नहीं चुका पाया। तब दूतावास मदद करता है। फिलहाल वह अपनी मां से सहमत है। जेरिन अपनी मां को कठोर नजरों से देखती है। जब सूफिया बेगम अपने झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान लिए चली गईं तो मौसमी ने कहा, गुस्सा मत होइए। मैं सहमत हो गया, लेकिन मैंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। प्रयास जारी रखें। मनुष्य एक ना एक दिन पराजित होगा। जरीन ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं मां। सफारत अहमद उस बेवकूफ लड़की के लिए पागल 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 है। मौसमी ने एक कोने में मुड़कर कहा, पागल भी ठीक हो जाते हैं। अपना विचार बदलने में कितना समय लगेगा? मध्य रात्रि का समय। अचानक चैत्रिका को नींद आ गई। वह तेज आवाज के साथ बिजली की गति से अपने बिस्तर से उछल पड़ा। बगल की ओर देखने पर पता चला कि मीम के हाथ में मोबाइल फोन था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। मोबाइल फोन एक बार बजा और बंद हो गया। यद्यपि यह कुछ सेकंड के लिए रुका था, फिर भी यह पूरी ताकत के साथ बार बार बजता रहा। चैत्रिका ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और गुस्से भरी निगाहों से मीम को देखा। मीम ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हुए कहा, बहन तुम मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? मैंने तुम्हें नहीं जगाया। क्या आपका टूटा हुआ मोबाइल फोन फिर से टूट गया है? मेरे भाई का फोन कट रहा था, इसलिए उसने मुझे फोन करके कहा कि मैं तुम्हें जगा दूं। इसे मत पकड़ो। ये कहते हुए मीम ने अपना मोबाइल फोन चैत्रिका को थमा दिया और कांपते कदमों से कमरे से बाहर चली गई। चैत्रिका ने तकिए के नीचे से अपना टूटा हुआ मोबाइल फोन निकाला और देखा कि वह सचमुच हमेशा के लिए खो गया था। चैत्रिका को थोड़ा दर्द महसूस हुआ। यह छोटा बटन वाला फोन कई वर्षों तक उनका साथी रहा। जब मीम का मोबाइल फोन फिर बजा तो उसने बिना देर किए फोन उठाया। मैं आपकी बिल्डिंग के सामने अपनी कार में इंतजार कर रहा हूं। दरबान कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वह जानता है कि मैं तुम्हारा पति हूं। जल्दी से नीचे आओ। तुम्हें देखने की उम्मीद में मैंने आधी रात जागकर बिताई। चैत्रिका को कुछ और कहने का मौका दिए बिना सफरत ने फोन काट दिया। मुझे समझ नहीं आता कि चैत्रिका ऐसी क्यों है। वह हमेशा आधी रात को आती है, वह भी बिना किसी संदेश के। 2 बजे घड़ी के साथ। चैत्रिका ने अपने झुर्रियों वाले कपड़े ठीक किए और सिर पर सूती दुपट्टा डाला। मीम के कमरे में झांकते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, मैं नीचे जा रहा हूं मीम। ठीक है। जब वह गेट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि द्वारपाल ने उसे पहले ही खुला छोड़ दिया था। धीरे धीरे चलते हुए वह दूर खड़ी काली कार के सामने पहुंचा और एम्बेसडर ने अंदर से एक साइड का दरवाजा खोला। जैसे ही चैत्रिका अंदर जाकर बैठी, सफरत सीधा बैठ गया। उसकी आंखें सूजी हुई हैं। कार की हल्की रोशनी में चैत्रिका उन चमकदार लाल आंखों को स्पष्ट रूप से देख सकती है। ये लाल आंखें निस्संदेह मिशन की रातों की नींद हराम करने वाली गवाह हैं। चैत्रिका ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा और बहुत कमजोर और धीमी आवाज में पूछा, तुम अचानक यहां क्यों आए? मैं तुम्हें देखना चाहता था। दूतावास का सरल मासूम जवाब। चैत्रिका में और अधिक प्रश्न पूछने का साहस नहीं था। सफरत ने पीछे की सीट से हाथ बढ़ाया और एक डिब्बा निकालकर चैत्रिका को दे दिया। चैत्रिका अखिमपल्लव ने उस पर नजर डाली और पाया कि यह एक मोबाइल फोन बॉक्स था। मोबाइल क्यों? आपके लिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे इसकी जरूरत है। मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं अपनी भाभी को दिन भर फोन करके परेशान कर सकूं। एक दिन, अरे हाँ, चैत्रिका अपनी माँ, बहन और पिता की यादों के साथ इस छोटी सी इमारत में केवल एक दिन और रह सकेगी। फिर आपको दूतावास के घर पर रहना होगा, मेरे सारे जीवन में। लेकिन यह एक आईफोन है। मैंने कभी टच फोन का उपयोग नहीं किया है और मैं इतना महंगा मोबाइल फोन नहीं खरीद सकता। चैत्रिका की कांपती आवाज में यह सरल स्वीकारोक्ति सुनकर सफरात को झुंझलाहट हुई। बिना कुछ कहे उसने अचानक चैत्रिका के कोमल शरीर को अपने मजबूत सुगठित हाथों से खींचकर अपनी चौड़ी छाती से बांध लिया।
सफर्त ने अपने होठों को अपने सिकुड़े हुए होठों से छूना शुरू कर दिया। होठों पर चुंबन धीरे धीरे गहरा होता जाता है। चैत्रिका का दिल धड़कना बंद हो गया, सांस फूलने की स्थिति। उसने मोबाइल फोन का डिब्बा अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। कुछ समय बाद वह दूतावास से चले गए। क्या आप पहले भी ऐसा करते थे? उसने भारी आवाज में कहा। धीरे धीरे चलो, इसी तरह मोबाइल फोन का उपयोग करना भी एक आदत बन जाएगी। ऐसा लगा जैसे चैत्रिका की छाती पर बिजली गिर गई हो। वह अपने अंगों को हिलने से कैसे रोक सकती है? लड़की हैरानी में लगभग अवाक थी। उदाहरण के लिए, क्या सफारत ने यह विधि खोजी? उसका सिर बहुत खाली खाली सा लगता है। सफारत ने अपने हाथ अपने गालों पर रखे और अपने होठों और माथे के बीच एक रेखा खींच दी। चैत्रिका अभी भी अचंभित है। रात के अंधेरे में अचानक हुए हमले से दिल की धड़कन अनियमित हो गई है। ध्यान से, नींद आ गई, मैं घर जाकर सो जाऊंगा। चैत्रिका असमंजस में है। थोड़ी देर पहले वह कह रही थी कि उसे बिना देखे नींद नहीं आती, और अब उसे फिर से सोने की जल्दी थी। वह कार से बाहर निकला, खिड़की से बाहर झुका और भारी आवाज में बोला, घर पहुंचकर मुझे फोन करना। सफर्त ने अपना सिर हिलाया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, आपका नाम परफेक्ट और सक्सेसफुल चैत्र है। फिर चैत्र की ओर गौर से देखते हुए उन्होंने कहा, चैत्र मास की असह्य धूप में मुझे बड़ी प्यास लगी है। उद्धरण